हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो मैं आपके सामने आपका भाई समीर कुमार। तो दोस्तों, आपके लिए मैं आज इतिहास के क्वेश्चन लेकर आए हैं। उससे पहले मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, पिछले साल की तरह इन साल भी आपका फर्स्ट डेट वही सेम एज इट इज, पिछले साल की तरह सेम वही डेट के साथ आपका एग्जाम होना निश्चित हो गया है। आपका रूटीन भी आ चुका है, एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है। तो 17 फरवरी से क्लास 10th का एग्जाम, बिहार बोर्ड की क्लास 10th का एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और हमारे पास कम समय के साथ, कम समय में अच्छी तरीके से बेहतर तैयारी आप चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और हाँ, इंटर का जो डेट आया है वो एग्जाम डेट 1 फरवरी से है और 10th का याद करें, याद रखें और ना भूलें कि 17 फरवरी से आपके बोर्ड का, आपके फाइनल एग्जाम, 10 वर्षों का एग्जाम, आपने अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिया होगा जिसमें आप फेल होंगे। तो ये आपके लाइफ का पहला एग्जाम है जो जिसमें आप फेल कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और कम समय में अच्छी तैयारी के साथ। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं मन होगा तो पहले वीडियो को देख लेंगे, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो आपके डिस्प्ले पर देखिए रूटीन शो कर रहा है, आप इस रूटीन को अच्छे तरीके से देख लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिए और अपने स्टडी टेबल जहां पढ़ते होंगे वहां चिपका दीजिए। आपके पास बच गए हैं मात्र 70 से 80 दिन और इसी 80 दिनों के बीच हम लोगों को तैयारी करने हैं, वो भी सब सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इतिहास के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन, इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन का वीडियोस अपलोड किए हैं, तो चैनल पर जाकर के या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए गए हैं, नीचे लिंक से आप उस क्लास को देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये प्रीवियस पेपर पे कर दीजिए या फिर इन साल का एमसीक्यू क्वेश्चन कर दीजिए। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपका है। हाँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 100% आने का चांस है और आएगा भी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी कौन है, इनके क्या कार्य हैं, ये कार्य क्या किए थे और कहां के थे, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, आप पहले फिगर में देख लीजिए गैरीबाल्डी हैं कौन। तो ये है, देखिए गैरीबाल्डी, ये गैरीबाल्डी हैं। इनके कार्य की हम लोग व्याख्या करेंगे, ये क्या क्या काम किए थे, इनके कार्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आंसर के साथ देखेंगे। कह रहा कि गैरीबाल्डी इटली के राजनीतिक और सैनिक सेना थे। क्या थे? इटली के राजनीतिक और सैनिक सेना थे। देखिए, ध्यान समझिएगा, गैरीबाल्डी इटली के राजनीतिक और सैनिक नेता थे। बात को समझिएगा, कहां थे, कहां के थे? तो ये इटली के थे। क्या थे? सेना थे, एक तरह से कह दीजिए, समझिए, ये राजनीतिक सेना थे। क्लियर? अब आगे कह रहा क्या, देखिए, जिसने इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने इटली के जो हिस्ट्री बना है, जो वहां से आजाद कराने का जो भी वहां का इतिहास है, जो भी वहां पे हुआ, इनके समय में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ पा रहे? आगे कह रहा दोस्तों कि इटली के एकीकरण, ध्यान समझिएगा, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी के तलवार ने पूरा किया है। मतलब क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तलवार रखते होंगे और तलवारबाजी में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे कि आपने पद्मावत पिक्चर में देखे होंगे कि तलवारबाजी से वो कौन, राजा रतन सिंह और कौन, वो अलाउद्दीन खिलजी जो लड़ते हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने भी उस जमाने के कह दीजिए कि बाहुबली होंगे, अपने जमाने में बाहुबली होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी के तलवार ने पूरा किया। मतलब कि ये अपने तलवार से या अपनी जो भी योगदान था इनका, जो भी इनका काम था, ये अपने कामों से क्या किए, इटली में बहुत सारी क्या किए, इटली को आजाद कराने का या बहुत सारा काम किए। आगे देखते हैं इनके कामों को। देखिएगा, कह रहा कि यह युद्ध के, किस चीज के, युद्ध के नीति में विश्वास करते थे। ये ऐसा नहीं कि प्रेम से कोई काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था इनके पास। बस युद्ध करके हम अपना वो हक बनता है तो उसको छीन लेंगे। ये किनका मानना था? तो गैरीबाल्डी का। समझ गए? तो ये क्या करते थे? तो इनका मानना था क्या कि युद्ध के, देखिए मतलब कि युद्ध से जो नीति, युद्ध से जो प्राप्त किया जा सकता है वो प्रेम से प्राप्त
नहीं किया जा सकता है। समझ पाए? जैसे कि हमारे यहाँ भारत में सुभाष चंद्र बोस थे ना, महात्मा गांधी थे कि शांति से हर एक चीज प्राप्त करने की सोच रहे थे, और उसी जगह सुभाष चंद्र बोस हर एक चीज को छीनने की कोशिश कर रहे थे, हर एक चीज को अपने बलपूर्वक युद्धपूर्वक क्या लेने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरह से और किए भी। समझ पाए? देखिए कह रहा कि यह युद्ध के नीति में विश्वास करते थे, मतलब कि युद्ध से ही हर एक चीज को प्राप्त करना चाहते थे। इनका मानना था कि युद्ध से ही लोग डर के या जो भी हो उससे हमारे को या किसी चीज को आजाद कर सकते हैं, या कहीं जगह को छोड़ के जा सकते हैं, या उसे आजाद कराया जा सकता है। मतलब कि देखिएगा इसी बात को लेकर के इसलिए इन्होंने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई। देखिए किसकी? कर्मचारी और स्वयंसेवकों की इन्होंने क्या किया? सेना बनाया, और उस सेना के संगठन का नाम दे दिया लाल कुर्ती। क्या नाम दे दिए? लाल कुर्ती। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा कि लाल कुर्ती संगठन के संस्थापक कौन थे, तो यही गैरिबाल्डी थे। कौन थे? ये गैरिबाल्डी थे। समझ पाए? लाल कुर्ती इन्होंने क्या किया? अपने जो भी इनके कर्मचारी थे और जो भी स्वयंसेवक थे उन सबको मिलाकर के एक सेना बनाई, और उस सेना का नाम इन्होंने क्या दिया? उस सेना का इन्होंने नाम क्या दिया? लाल कुर्ती। क्लियर हुआ? समझ पाए? आगे चलेंगे। आगे कह रहा कि और अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत, समझिएगा इन्होंने क्या किया कि अपना जो भी सेना बनाए, कौन सेना? कौन सी सेना? तो वही स्वयंसेवकों की और कर्मचारियों की, जो भी इनके कर्मचारी थे उन सब कर्मचारियों को और उन सब सेवकों को क्या किए? मिला करके एक सेना बनाए, और उस सेना का नाम दे दिया गया क्या? लाल कुर्ती। और उन्हीं को लेकर के, देखिए उन्हीं सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इटली के प्रांत का मतलब क्या है? कि इटली देश के दो पहले राज्य थे, एक का नाम था सिसिली और एक का नाम था नेपल्स। इटली के आप देख लीजिए, यही है इटली। ये आज से पहले का नक्शा कुछ और था, अभी नक्शा कुछ और है। देखिए तो वहीं के इटली के प्रांत मतलब कि दो राज्य थे। प्रांत मतलब दो छोटे बड़े राज्य थे। समझ पा रहे हैं? छोटे छोटे राज्य थे। तो एक राज्य का नाम था सिसिली और एक का नाम क्या क्या था? नेपल्स। तो गैरिबाल्डी ने अपने पूरे के पूरे सैनिकों को क्या किए? इटली के प्रांत मतलब इटली के राज्य, कौन कौन से राज्य? सिसिली और नेपल्स। कौन कौन से राज्य? सिसिली और नेपल्स। तो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिए। क्लियर हुआ? आक्रमण किए वहां पे। और देखिए इस राजवंश की जनता, कौन राजवंश की जनता? सिसिली और नेपल्स राज्य की प्रांत की जो भी जनता थी वो बुर्बो राजवंश से तंग आकर गैरिबाल्डी के समर्थन बन गए। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये इसके पहले बुर्बो राजवंश का वहां पे क्या था? वर्चस्व था। समझ पा रहे? लेकिन जैसे ही इन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया, सिसिली पर और नेपल्स पर आक्रमण किए, तो बुर्बो राजवंश से जो लोग वहां के लोग थे वो तंग हो गए। वो क्या है? वो तंग हो गए थे। और जैसे ही इन्होंने आक्रमण किया तो इनके विचारों से, किनके? गैरिबाल्डी के विचारों से क्या किया? तो समर्थन मतलब कि प्रभावित होकर के इनको सपोर्ट करना शुरू किए, इनको समर्थन करना शुरू किए। क्लियर हुआ? समझ पाए इस बातों को? आगे चलेगा। आगे कह रहा क्या? देखिए गैरिबाल्डी ने, सुनिएगा ध्यान से, गैरिबाल्डी ने यहां गणतंत्र की स्थापना की। कहां पर? कहां पर गणतंत्र की स्थापना की? तो देखिए कहां पे? सिसिली में और नेपल्स की। आक्रमण किए, आक्रमण करके विजय हासिल किए, और फिर वहां इन्होंने क्या किया? गणतंत्र की स्थापना कर दिया। समझ पा रहे इस बातों को? क्लियर हुआ? अब देखिए, और विक्टर इमैनुअल को, देखिए विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली, और इन्होंने विक्टर इमैनुअल के अंडर में रह करके सत्ता संभाल ली, वहां का शासन करने लगे वहां पे। समझ पा रहे? समझ पा रहे? कहां पे? तो इटली के दो प्रांत सिसिली और नेपल्स में। आगे कह रहा क्या? देखिएगा 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसी के साथ आगे और इन्होंने सोचा क्या कि और भी देशों पर आक्रमण किया जाए और वहां पे अत्याचार को खत्म किया जाए। समझ गए? तो देखिए 1862 में, डेट को ध्यान समझिएगा, डेट को ध्यान से याद रखिएगा, आपके यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। समझ पाए? देखिए तो देखिए कह रहा क्या, 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करके, कहां पर? रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, वहां पर आक्रमण करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। समझ गए? और जैसे ही यह बात काउंट कबूर को पता लगा कि गैरिबाल्डी ने योजना बना रहे, किस चीज के लिए योजना भैया? तो रोम पर आक्रमण करने की। समझ गए? तो कहीं ना कहीं काउंट कबूर को इस बात को जानकारी थी कि अगर गैरिबाल्डी ने वहां आक्रमण किया तो विजय प्राप्त कर लेंगे या विजय हासिल कर लेंगे। समझ पाए? इसीलिए देखिए, लेकिन काउंट कबूर ने विरोध कर दिया, इनके योजना का क्या किया? विरोध किया,
और विरोध कैसे किया, देखिए ध्यान से, इन्होंने विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट सर्डिनिया की सेना भेज दी। काउंट कबूर को डर था कि कहीं गैरिबाल्डी ने वहां पर क्या आक्रमण करके अपना वर्चस्व ना हासिल कर ले, विजय हासिल ना कर ले। इसी बात को लेकर के देखिए रोम देश की रक्षा करने के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। कौन भेजे? काउंट काबूर ने। कौन भेजे? तो काउंट काबूर ने भेजे। किसके लिए? तो रोम की रक्षा करने के लिए। किसके डर से? गैरिबाल्डी के डर से। कब? 1862 में। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, आगे कह रहा है और दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र गैरिबाल्डी को सौंप दी गई। लास्ट में विरोध करके और हुआ क्या कि दक्षिण इटली के जो भी प्रांत थे उन प्रांतों को गैरिबाल्डी को सौंप दिया गया कि आप ही यहाँ के सत्ता संभालिए और आप ही यहाँ का राज्य कीजिए और आप ही यहाँ का राज सिंहासन संभाल के आप पूरे राज्य को चलाइए। समझ पा रहे इस बातों को? कोई किसको सौंप दिया गया? तो गैरिबाल्डी को। कौन से क्षेत्र? तो दक्षिण इटली के क्षेत्र। दक्षिण इटली के क्षेत्र गैरिबाल्डी को सौंप दिए गए, लेकिन गैरिबाल्डी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस प्रांत को स्वीकार नहीं किए क्योंकि बूढ़े हो चुके थे। देखिए ये फोटो में ये बूढ़े जैसे है कि नहीं है? ये बूढ़े हो चुके थे, इसलिए इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। लास्ट में इन्होंने देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गैरिबाल्डी ने इसे अस्वीकार किया, मतलब स्वीकार नहीं किए और अंत में किसान की जिंदगी जीने का फैसला किया। लास्ट में उन्होंने एक किसान की जिंदगी जीने का फैसला लिया। क्लियर हुआ? तो आपके देखिए ध्यान से, एक आपका सबसे मोस्ट क्वेश्चन गारंटी के साथ लिखित ले लीजिए हमसे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जरूर बनाएगा कि गैरिबाल्डी, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, जीने का फैसला लेने के बाद देखिए लास्ट में लिखे कि गैरिबाल्डी पेशे में नाविक था, जो कि इस टॉपिक को मुझे इधर ही लिखना चाहिए था। गैरिबाल्डी पेशे में क्या थे? नाविक थे। कहीं कहीं आपके कुछ बुक्स में देता है कि गैरिबाल्डी पेशे में किसान थे। नहीं, ये आक्रमण करने से पहले, ये इतिहासकार बनने से पहले, राजनीतिक सेना बनने से पहले ये क्या थे? तो इनका पेशा था नाविक। नाविक मतलब समझ पा रहे? नाव चलाने वाले, जो नाव को चलाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? नाविक। समझ पाए? तो गैरिबाल्डी पेशे में क्या थे? नाविक थे। और बहुत जगह ऑप्शन में देता है बहुत से बुकों में किसान। गैरिबाल्डी क्या थे? पेशे में किसान थे। सही भी होता है, लेकिन देखिए किसान तो लास्ट में बने थे ना, लेकिन इनका मुख्य पेशा क्या था? नाविक, नाव चलाना ना, इसीलिए पेशे में क्या थे? नाविक थे। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। क्लियर हुआ? चलिए तो तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? समझिएगा मेरी बातों को, पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि इटली एवं जर्मनी, एक देश इटली है और एक देश जर्मनी है, लेकिन दोनों देश एक ही साथ है, एक ही जगह है, मतलब पड़ोसी देश है। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? पहले क्वेश्चन को समझिएगा। इटली अलग देश हो गया, जर्मनी अलग देश हो गया। अब कह रहे हैं इन दोनों देश के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या किया? इन दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या किया? मतलब एकीकरण की बात आ रही है। एकीकरण का मतलब समझिए ये कि आजाद कराने में ये ऑस्ट्रिया क्या किया, अपना क्या भूमिका अदा किया, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्लियर हो गया? तो अब समझिए, ये देख लीजिए इटली, गौर से देखिएगा इटली को, देख लीजिए ये इटली है, और ये देखिए अब जर्मनी, देख लिए। तो चलिए जरा सा अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा क्या कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। लीजिए ये क्या हो गया? यहां पे कह रहा कि ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, और यहां पे कह रहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है। मतलब कि देखिए इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, मतलब सबसे बड़ी समस्या कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कैसे था? ऑस्ट्रिया क्या है? अरे देश है पगला। ऑस्ट्रिया क्या है? एक देश है। जैसे इटली देश है, जर्मनी देश है, उसी तरह का ऑस्ट्रिया भी क्या है? एक देश है। तो आखिर दोनों के आजाद कराने में, दोनों के एकीकरण में इनकी क्या भूमिका थी ऑस्ट्रिया की, इसी को इसके क्वेश्चन में चर्चा करना है। तो ध्यान समझिएगा, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बाधा कौन थी? तो ऑस्ट्रिया थी। सबसे बाधा कौन सा देश, प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा था? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑस्ट्रिया देश ही था, वो खुद था। समझ पाए? आगे चलिए,
चूंकि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा कि दोनों के एकीकरण के पहले, मतलब देखिए एकीकरण के पीछे का मतलब ये देखिए, जब तक किसी भी देश में राष्ट्र में एकता नहीं होगी तो क्या वो राष्ट्र आजाद हो सकता है? क्या वो देश आजाद हो सकता है? क्या नहीं। इसका मतलब ये, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय आप लोग खुद पढ़े होंगे अपने भारत के इतिहास के बारे में कि जब तक पूरे के पूरे देश के लोग, नेता, बड़े बड़े महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे, भीमराव अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग, मोहम्मद अली जिन्ना तक भी, वो बहुत सारे लोग क्या किए, एक साथ यूनिटी बनाए और उसके साथ विरोध किए, और बहुत सालों तक विरोध चलने के बाद ही हमारा देश आजाद हुआ, अन्यथा अभी तक हम लोग भी क्या थे, गुलामी थे। और एक तरह से देखा जाए तो अभी भी कुछ मायने में गुलाम ही है। समझ पाए? देखिएगा मेरे बातों को, लेकिन समझिएगा मेरे बातों को, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। राष्ट्रवादी भावना मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रवादी भावना का मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम। आखिर एकीकरण कराना है मतलब क्या करना है? मतलब कि अपने देश को आजाद करना है। तो जब तक हम अपने राष्ट्र से प्यार नहीं करेंगे, अपने देश से प्यार नहीं करेंगे, तो क्या राष्ट्रवादी हो सकता है एकीकरण? क्या नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद का मतलब क्या कि राष्ट्र के प्रति प्रेम को बनाए रखना। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा क्या कह रहे हैं। चूंकि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब कह दीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा वहां का, कहाँ का? तो ऑस्ट्रिया का। सब चीज यही था। कौन? मेटरनिक। क्लियर? मेटरनिक इंसान का नाम है। नाम को देख के मत घबराइएगा, ये इंसान का नाम है, समझे? आदमी था। तो कह रहा क्या, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, मतलब कि बहुत ही विरोधी था, बहुत विरोधी था। समझ पा रहे हैं? बहुत ही आजाद एकीकरण के पीछे बहुत ही विरोधी था। समझ पा रहे हैं? आगे कह रहा क्या, उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के समय होने वाला सभी आंदोलनों और प्रयासों को दबा दिया। अब समझिएगा मेरे बातों को। जैसे हमारे भारत में, हमारा भारत आजाद कब हुआ था? हमारा देश 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आप जब पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, तो हमारा देश 1857 की क्रांति के समय, मतलब 1857 में ही आजाद हो जाता। समझ पा रहे हैं? लेकिन वहां पे उस क्रांति को 31 मई को चालू करने को था, 31 मई से शुरू होता, लेकिन अपने निश्चित समय से पहले ही 10 ही मई को क्या हो गया, 10 मई को ही आरंभ हो गया, जिसकी वजह से एक साथ पूरे देश में वो नहीं हो पाया विरोध, जिसकी वजह से हम लोग का 1857 में आज़ादी नहीं मिल पाया। उसी तरह से देखिए क्या कह रहा है, उसी तरीके से जर्मनी में जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी विरोध हुआ, जितना भी एकीकरण के प्रयास किए गए, उन सभी के प्रयासों को मेटरनिक द्वारा दबा दिया गया, मेटरनिक द्वारा दबा दिया गया। समझ पा रहे? जैसे में आप देख लीजिए, अभी फिलहाल में 2 दिन पहले का एक आया है न्यूज कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, मनमोहन बोल रहे, मोदी जी, माननीय मोदी जी, जो किसानों के प्रति बिल पास हुआ था उसको वापस ले लिए हैं। उसको क्या किए हैं? वापस ले लिए हैं। तो इसका मतलब ये कि किसान इसका आंदोलन कर रहे थे ना, बहुत दिनों से उन्होंने दबाने को प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने, ये किसानों ने अपने जज्बे को, अपनी यूनिटी को बना के रखा, तो सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। उसी तरीके से ये मेटरनिक जो थे, वो जितने भी जर्मनी में या इटली में आपका एकीकरण के संबंध में, राष्ट्र मतलब आजाद कराने के संबंध में विरोध हो रहा था या फिर आंदोलन हो रहे थे, प्रयास किए जा रहे थे वहां के लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा, तो ये मेटरनिक सब के सब आंदोलनों को क्या कर रहा था? मतलब दबा देता था। जिस तरह से दबाए, अपने लाठीचार्ज करवाए या फिर सैनिकों से पिटवाए, जो भी करे। समझ पा रहे हैं? जिसके माध्यम से मेटरनिक क्या किया, वहां के सभी प्रयासों को दबा देता था। लेकिन देखिए हुआ क्या, मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ता गया। आप ही जरा सा बताइए, आप किसी को कितना भी पीटते रहिए, वो अपने हक के लिए आपके पास डिमांड करेगा, और आप उसको नकारते रहे, वो डिमांड करेगा, वो आप नकारते रहे, अंततः आप बताइए उसकी गुस्सा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। गुस्सा एक ना एक दिन बढ़ेगी,
बढ़ेगी। उसी तरह से मेटरनिख के इस दमनकारी जो नीति था, मतलब ये जितने भी प्रयासों को कुचलने का, जितने भी आंदोलन को कुचलने का ये काम कर रहा था, इसी के साथ इटली और जर्मनी की जो जनता थी उनमें और राष्ट्रवादी की भावना उठ करके सामने आ रही थी और यूनिटी बन रही थी और वो लोग खुद मजबूत। जैसे हमारे यहाँ भारत में देख लीजिए, हम लोग भी क्या, जितने भी आंदोलन को हमारे यहाँ भी दबाया गया, 1857 के युद्ध को दबाया गया, उस तरह से बहुत सारे आंदोलनों को दबाया गया। इसी के साथ हम लोग फिर और अपने एकता को बना करके सामने आए। तो 1947 में देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? हमारे पूर्वज आजाद कराए कि नहीं कराए? उसी तरह से मेटरनिख की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप, मतलब जो भी दमनकारी नीति, मतलब कि कह दीजिए खराब शासन, कुशासन के खिलाफ, उसके फल स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता जो वहां की थी, वहां की जनता में और भी राष्ट्रवाद की भावना क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। क्लियर? अब सुनिएगा, ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद, लीजिए यहां तो आया नया न्यूज, नई खबर, खुशी की खबर, नई खुशी की खबर। ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त हुए देख लिए। और मतलब क्या कि जिन्होंने ही हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा था वो मर गए। तो अब पूरी की पूरी इटली और जर्मनी की जनता के बीच आप बताइए खुशी कितनी होगी? कुछ खुशी का ठिकाना नहीं हो सकता। बहुत खुश हुए लोग, बहुत खुश। चला, एक नालायक तो मर गया, कम से कम एक नालायक गया, पतन हुआ, मर गया, जो भी हुआ, और या जाए उमर हो जाए, उन्हें जो भी हो, समझ पाए? पतन का मतलब उसका खत्म हो जाना, उसके शासनकाल को खत्म हो जाना, समझ पा रहे? तो इटली और जर्मनी में क्या हुआ, इसके पतन को जब से ही लोग देखे सुने तो पता चला कि बहुत से लोग खुश हुए। और देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है, ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त हुए देखे। जो भी बाधा थी सबसे बड़ी, वो सब हट गया। जितना प्रॉब्लम था वो सब सोल्यूशन हो गया, बलाय हट गया, दूर हट गया। भैया हटाओ बलाय को। जैसे ही हमारे ऊपर से समस्या हटती तो हम खुश होते कि नहीं? चले भैया, एक समस्या ये जो था ये खत्म हो गया। तो ये बलाय मतलब समस्या, अपने भाषा में एक बलाय बोलते हैं, समझ में आ रहे हैं? तो ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के जैसे ही पतन हुआ, इसको देखते हुए वहां के लोगों ने क्या किया, देखिए, मार्ग की सबसे बड़ी जो बाधा समाप्त हुए, इसी को देखकर पुनः भारी उत्साह के साथ एकदम सब लोग ये बहुत यूनिटी के साथ क्या किए, एकीकरण का प्रयास किया। और लास्ट में उन्होंने इस एकीकरण पर सफलता पा लिए। और इटली और जर्मनी को सफलता दिलाएं, एकीकरण वो वहां के लोग करा दिए। क्लियर हुआ? समझ में आया इस क्वेश्चन को? तो जल्दी से आप उतारिए, तब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा सा, क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सब क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और मात्र आपके पास समय बहुत ही कम है। 70 से 80 दिन आपके पास समय है और इसी दिन में हम लोग को सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं। और जो भी होगा वो एमसीक्यू होगा, टेंशन ना लीजिए। ध्यानपूर्वक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि कम दिनों में अच्छी तैयारी कर पाए। क्लियर? देखिएगा, हाँ, गारंटी के साथ कह रहे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब चलेगा जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। 1 मिनट रुकिए जरा सर। तो देखिए दोस्तों, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण देना है कि जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ वो कैसे हुआ, क्या कारण था, इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो कह रहा है कि फ्रांस के शासक चार्ल्स 10, मतलब चार्ल्स 10, फ्रांस के शासक चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ध्यान समझिएगा, फ्रांस एक देश है, वहां के शासक मतलब राजा, शासक मतलब राजा, वहां के राजा कौन थे? चार्ल्स 10। कौन था? जो चार्ल्स 10 था, मतलब चार्ल्स 10। एक वो था कैसा? तो कह रहा कि निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी का मतलब समझ लीजिए कि गांव की भाषा में कह दीजिए कि वो एक दोगला किस्म के शासक था। कैसा था? दोगला किस्म के शासक था। अब समझिए, मतलब कि बहुत बेकार शासन कर रहा था, लोगों पर अत्याचार कर रहा था।
समझिएगा। तो वो एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके काल में, मतलब इसके समय में, जब तक ये रहा शासन काल पे शासक बन के, तब तक कह रहा कि तब के समय को क्या बोलेंगे, शासनकाल। इसके काल में, मतलब इसके शासनकाल में इनका, देखिए, इसका प्रधानमंत्री पोलिगनेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक के संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। कह रहा क्या कि इसके प्रधानमंत्री थे, इसके शासक, इसके राज्यपाट के जो प्रधानमंत्री थे, जिसका नाम क्या था, तब पोलिगनेक। कौन? पोलिगनेक। नाम ध्यान समझ, पोलिगनेक, बहुत गलत समझ रहा है। पोलिगनेक ने लुई 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक के संहिता के आधार पर, उसी के स्थान पर, समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया। समान नागरिक सबको मानना था, लेकिन इसके जगह पर क्या कर दिया उन्होंने, तो अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर दिया। क्लियर हुआ? अब समझिएगा क्या है, इस वर्ग की विशेषाधिकार प्रदान, देखिए, इस वर्ग की विशेषाधिकार प्रदान किया। इस कदम से उदारवादियों एवं प्रतिक्रियावादी सदन ने पोलिगनेक का विरोध किया। अब जैसे ही अभिजात्य वर्ग की स्थापना हुआ, तो देखिए लोगों ने क्या किया, देखिएगा, कह रहा कि उसके इस कदम से, कौन से कदम, तो वह जो समान नागरिक संहिता है, इसके स्थान पर उन्होंने अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर दिया। ये जो कदम उठाया उन्होंने, इस कदम के विरोध में, समझिएगा, इस कदम के, इस नियम के विरोध में उदारवादियों एवं प्रतिक्रियावादियों ने, देखिए, प्रतिनिधि सदन, उदारवादियों एवं प्रतिनिधि सदन ने पोलिगनेक का, इसका विरोध किए। किसका? पोलिगनेक का। कौन था पोलिगनेक? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री, किसके शासनकाल में? चार्ल्स 10 के शासनकाल में। अब समझिएगा, कह रहा क्या, विरोध किया। चार्ल्स 10 ने 26 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। तो 1830 में, कब? 25 जुलाई को। कब? 25 जुलाई के जो भी इसके विरोध हुए, इस विरोध को ये चार्ल्स 10 ने, ये जो वहां के शासक था फ्रांस का चार्ल्स 10, इन्होंने 25 जुलाई 1830 को क्या किए, ये जितने भी उदारवादी थे, इनके बातों को, आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। 4 अध्यादेशों को, देखिए, 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया गया। देखिए, उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया गया। इस अध्यादेश के खिलाफ पेरिस में, कहां पर? पेरिस में, देखिए, पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। देखिएगा, दबाएं जैसे ही इस पर बात विचार हुआ, दबाने का प्रयास किया गया, तो पेरिस में इसी के खिलाफ एक क्रांति हो गया, क्रांति की लहर दौड़ गई। सुनिएगा, तथा फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया, और उसको देखते देखते फ्रांस में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का मतलब कीजिए, गृह युद्ध मतलब घर का युद्ध। जैसे हमारे भारत में कहीं कहीं तुच्छ श्रेणी के कुछ लोगों के माध्यम से, या उन्हीं लोगों के वास्ते, उन लोगों के द्वारा, जैसे हिंदू मुसलमान में छोटे छोटे से झगड़े होते रहते हैं ना, या फिर अपने घर में, आप ही के घर में मम्मी पापा या भाई बहन किसी छोटे छोटे चीज़ के लिए आप खुद झगड़ा करते हैं ना, उसको बोल देंगे गृह युद्ध। तो हमारे देश के अंदर जो छोटे छोटे झगड़े होंगे, विवाद होंगे, उसको बोल देंगे गृह युद्ध। आपके घर के अंदर जो छोटे छोटे भाई के साथ आप अपना झगड़ा करते हैं, या आपके साथ भैया झगड़ा करते हैं, तो उसको बोल दीजिएगा गृह युद्ध। समझ पा रहे? तो देखिए, फ्रांस में क्या हुआ, जैसे ही लंदन में क्रांति दौड़ा, देखिए, जैसे फ्रांस में इसके खिलाफ, पेरिस में इसके खिलाफ क्रांति हुआ, तो फ्रांस में ही, पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ी, और इसको देख करके फ्रांस में गृह युद्ध हो गया। फ्रांस में गृह युद्ध हो गया, आपस में लोग लड़ने लगे। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? 2 गुट के लोग आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। तो कह रहा, देखिए, इसी गृह युद्ध को जुलाई 1830 की क्रांति का नाम दे दिया गया। इसी युद्ध को, इसी झगड़ा को क्या किया गया, जुलाई 1830 की क्रांति का नाम दे दिया गया। और ये जुलाई 1830 की क्रांति, देखिए, चार्ल्स 10 के खिलाफ हुआ था। और ये जो नियम लगा था, अभिजात्य वर्ग की जो स्थापना हुई थी, इसके विरोध में, और ये चार्ल्स 10 के शासन के विरोध में, इसके विरोध में ये क्रांति हुआ, जिसको जुलाई 1830 को, आखिर जुलाई 1830 क्यों? क्योंकि जुलाई में ही हुआ था ना ये क्रांति। ये जो भी क्रांति हुआ कब हुआ, तो जुलाई 1830 में ही हुआ था। अब समझिएगा, देखिए, इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद यह डरपोक शासक,
डर की वजह से इस क्रांति का सामना नहीं कर पाया और फ्रांस के गद्दी छोड़ दिए और इंग्लैंड भाग गया। डर बोरा भाई, डर। अब क्या कीजिएगा, जब अपने ऊपर आता है तब ना किसी को पड़ता है जी, समझ में आया। दूसरे के घर में तो बहुत लोग बोलते हैं, तो जैसे ही इसके खुद के ऊपर आया तो इन्होंने फ्रांस की गद्दी छोड़ा, भाड़ में जाए गद्दी और भाड़ में जाए शासक, जान बचा के जल्दी भागिए। समझ पा रहे, तो इन्होंने जान बचाकर कहाँ भागी, इंग्लैंड भागी। क्लियर हुआ, समझ पा रहे इस बातों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, इतिहास के कुछ और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, जाकर के इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेंगे। और जिनको अच्छा लगा होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो भी टॉपिक, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको भी लिखेंगे, और ताकि हम फिर से उनको बता सके। तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक मुझे देखे होंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको इस क्लासेस अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।